अक्सर कानून शब्द सुनते हैं तो हमारे जहन में आता है क्राइम, अदालत या फिर सज़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो कानून है सिर्फ अपराधों को रोकने के लिए नहीं बना, बल्कि रिश्तों को संभालने के लिए भी बना है। जी हाँ, और इसीलिए यही वजह है कि हमारे देश में एक ऐसा कानून है जो परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने की भी बात करता है। अब चाहे वो पत्नी हो, छोटे बच्चे हों या फिर माता पिता हो, अगर किसी कारणवश वो आत्मनिर्भर नहीं है तो उनका भरण पोषण करना ये सिर्फ एक नैतिक नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी है। जी हाँ, तो आज हमारे लीगल सेगमेंट में हम बात करेंगे मेंटेनेंस लॉ के बारे में, यानी कि पत्नी, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के बारे में। और इस पर जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृष्णकांत द्विवेदी जी, डीन स्कूल ऑफ लॉ, जस्टिस एंड गवर्नेंस, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार मैम, थैंक यू वेरी मच। स्वागत है सर आपका। सर सबसे पहले ये बताइए कि मेंटेनेंस लॉ क्या है, इसका क्या उद्देश्य है और इसके दायरे में कौन कौन से रिश्ते नाते आते हैं? जी मैम, एक्चुअली क्या है ना कि लॉ एक ऐसा बनाया गया है जो क्या होता है, परिवार में कभी कभी जो है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते हैं जी। उनका आमदनी का कोई स्रोत नहीं होता है, वो अपना दवा नहीं ला सकते, अपने रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकते। तो उसमें ये होता है कि उनका आखिर में कैसे वो काम अपना करेंगे। बिल्कुल। तो ये माना जाता है कि परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो मजबूत है, जो उनकी देखभाल कर सकता है, तो कानून जो है इस संबंध में बनाया गया है और जिससे कि वो अपना भरण पोषण कर सके, अपनी रोटी रोजी की व्यवस्था कर सके, अपनी दवा की व्यवस्था कर सके। तो इसलिए जो है ये कानून बना हुआ है जो है। और सर इसका उद्देश्य क्या है और कौन से रिश्ते नाते आते हैं, ये समझना चाह रही हूँ। उद्देश्य इसका ये है मैम कि ये अपने यहाँ जो भारतीय व्यवस्था में है कि एक पावन कर्तव्य माना जाता है कि परिवार का जो मुखिया होता है या जो सशक्त है, जो कि वो उसके पास आमदनी है, तो वह अपने पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का वो जो है भरण पोषण करे। अगर जो है वो बच्चे, पत्नी या माता पिता स्वयं अपना जो है भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह के संबंधों को बनाने का एक जो है प्रयास किया गया है और ये माना गया कि एक पावन कर्तव्य है, यह नेचुरल ड्यूटी है कि ऐसा वो करें जो है, जिससे कि जो है वो अपना जीवन निर्वहन कर सके जो डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर जो है। तो ये उद्देश्य है जो। जी। तो आपने बात की पत्नी की, बच्चों की और बड़े बुजुर्गों की, तो सबसे पहले बात करते हैं पत्नी की। बिल्कुल। अगर पत्नी अपने पति से अलग रह रही है तो क्या वो अपने पति से मेंटेनेंस के लिए डिमांड कर सकती है, और अगर हाँ तो उसमें किस तरह की शर्तें रहती हैं? देखिए मैम, ऐसा है कि पति और पत्नी का जो संबंध होता है वो होता है साथ रहने का। जी। यह हमारा जो है एक कल्चर है, हमारी प्राचीन व्यवस्था है। लेकिन क्या होता है कि परिवार में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसकी वजह से पति और पत्नी एक साथ नहीं रह सकते हैं। जी। उनके बीच किसी भी मैटर को लेकर के विवाद हो सकता है, या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि पति का रहना अब जो है उसके लिए जो है जीवन के लिए खतरा हो सकता है, वह नहीं रह सकती है। या ये भी हो सकता है कि पति किसी और के साथ उसका संबंध हो गया है, तो पत्नी कैसे रह सकती है। तो उस स्थिति में पत्नी जो है के पास ऑप्शन है कि वो पति से अपना डाइवोर्स ले सकती है, पति से जो अलग रह सकती है। लेकिन अगर वो सक्षम नहीं है अपना रोटी चलाने के लिए, अपना दवा करने के लिए, तो आखिर में कैसे उसका काम चलेगा। जी, बिल्कुल। उसकी तो मजबूरी है। तो इसलिए यह व्यवस्था की गई है कानून में कि पति सक्षम है तो वह अपनी पत्नी का भरण पोषण करेगा जो है, चाहे भले वो पत्नी अलग भी रह रही हो। तो इसमें कुछ शर्तें भी लागू होती हैं? शर्त यही है कि पति का जो है संबंध जो है किसी और से हो सकता है, या पत्नी जो है उनके साथ रहने में जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, या जो है ये भी हो सकता है कि पति और पत्नी के बीच अनबन हो, डाइवोर्स हो जाए। जी। तो इस स्थिति में जो है पत्नी अलग रह करके उनसे भरण पोषण लेगी। अब क्या सर कानूनी शादी वाली जो पत्नी होती है सिर्फ वही मेंटेनेंस की हकदार होती हैं, या फिर जो लिव इन पार्टनर होती हैं वो भी इसके अंतर्गत आती हैं? पहले ये व्यवस्था थी मैम कि जो पत्नी है उन्हीं को अधिकार था जी। लेकिन बाद में कानून में संशोधन हुए हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय भी आए हैं कि जो लिव इन रिलेशन में भी है वह भी तो पत्नी जैसे ही वो रहती है, वह जो है जो महिला है वह पत्नी जैसे ही उस पुरुष के साथ रहती है। तो एक तरीके से ये माना जाता है कि उनके बीच में पति और पत्नी का संबंध बन गया है, तो वह सारे अधिकार उसको मिलते हैं जो एक जो है पत्नी को मिलता है। तो ये व्यवस्था हो गई है कि जो है लिव इन रिलेशन में भी जो है अगर वो नहीं साथ में रह पाती है तो उसको भी जो है यह अधिकार है
कि अगर वो स्वयं में सक्षम नहीं है तो अपने पति से जो है या जो भी अपने जिसके जिनके साथ साथ रहती लिविंग थी, में रह रही अपने लिव इन रिलेशन में थी, उनसे वो हर्जाना जो है या मेंटेनेंस का डिमांड कर सकती है, क्लेम कर सकती है। ओके। तो सर अगर पत्नी खुद ही कमा रही है और या ये कहे दूसरी तरफ कि पति बेरोजगार है या कमाई कम है, तो भी ऐसे में भी पत्नी को जो मेंटेनेंस मिलेगा पति अब की इसमें तरफ दो से? चीज़ है। पहली चीज़ तो ये है कि पत्नी खुद नौकरी कर रही है या उसके पास आमदनी के स्रोत हैं जी जिससे कि वो अपना भरण पोषण कर सकती है, जी। तो उसको अधिकार नहीं है। नहीं है। नहीं है। अच्छा। क्यों कि यह शब्द जो है, आपने शुरू में प्रश्न पूछा कि मेंटेनेंस क्या होता है। मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि उसकी आवश्यकताओं की जो चीज़ है उसका जो है पूर्ति होना चाहिए। जी। अगर वो मान लीजिए कि नौकरी कर रही है, कहीं रोजगार कर रही है, जिससे कि उसको इतना इनकम है कि वो अपने जो उसका वांट है, जो उसका नीड है, वो पूरा हो जा रहा है अपने स्वयं की आमदनी से, तो फिर जो है अपने पति से वो डिमांड नहीं कर सकती। तो वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें कि अगर पत्नी भी नहीं कमा रही है और पति की आमदनी भी नहीं है ज़्यादा या जॉब नहीं है अभी, फिर क्या होगा? तब वो डिमांड कर सकती है कि नहीं, क्या उसको मेंटेनेंस मिलेगा कि नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें जो है धारा 144 में लिखा हुआ है, जो BNSS जो अभी जो कानून पारित हुआ है, कि उसके पास सफिशिएंट मीन्स होना चाहिए पति के पास। ओके। तो सफिशिएंट मीन्स का मतलब ये नहीं कि उसके पास बहुत पैसा होना चाहिए, बहुत प्रॉपर्टी होनी चाहिए या बहुत अच्छा इनकम होना चाहिए। हो सकता है वो बेरोजगार हो। शर्त यह है कि वह स्वस्थ हो, सक्षम हो, कमा सकता हो। ओके। तो उस आधार पे जितना उसका इनकम होगा, उसका स्वयं का भी अपना खर्चा होगा। तो माननीय न्यायालय यह भी ध्यान में रखेगा कि उसका अपना कितना खर्चा खर्चा भी है, निकले। कितना उसका आमदनी है, पत्नी का कितना डिमांड है, यह सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही यह तय किया जाता है। तो दोनों पक्षों को देखा जाता है कि पत्नी का क्या डिमांड है, पत्नी कितना सक्षम है कि नहीं है, पति कितना सक्षम है, उसके पास आमदनी का स्रोत कितना है, दोनों का खर्चा कितना है, कितना ज़रूरत है। तो जो नीड है ना, या आप वांट कहिए, उसके आधार पे जो है ये तय होता है। ओके। और सर मेंटेनेंस की आखिर से रकम क्या होती है और ये तय कैसे की जाती है और कोर्ट किन बातों को ध्यान में बहुत रखती अच्छा है? क्वेश्चन है। शुरू में यह नियम था कि मेंटेनेंस का जो अमाउंट होगा वो मैक्सिमम 500 रुपया होगा। अच्छा। शुरू में यह कानून बना था, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, लोगों के रहने का, खाने का, पीने का, दवा का, शिक्षा का, सबका स्तर बढ़ता गया जी। और कानून में 500 रुपया ही था। तो बाद में इसको जो है सरकार ने जो है इसमें अमेंडमेंट किया कानून में, और 500 के जो शब्द था उसको हटाकर वहाँ रीजनेबल टर्म लिख दिया ओके। कि युक्ति संगत जो होगा। तो अब युक्ति संगत में अमाउंट तो तय है नहीं, अब ये अमाउंट जो है तय करना है किसका काम है? कोर्ट का काम है। जी। तो अब इसलिए ये अच्छा हो गया है कि पति की कितनी कमाई है। तो सर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड नहीं Depend- करता कि उसकी मतलब वो क्या रिच है या फिर क्या उसकी स्थिति है नहीं, फाइनेंशियल? ये पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करेगा। ये नहीं कोई जरूरी है कि मेंटेनेंस का इतना अमाउंट है। जी। अब जैसे मान लीजिए कि कोई पति है, हाँ। उसका इनकम जो है मान लीजिए कि 10,000 रुपया है, जी। पत्नी का जो है जरूरत मान लीजिए कि 6,000 रुपये का है, 7,000 रुपये का है, 12,000 रुपये का है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अब इसमें न्यायालय कैसे तय करेगा? और मान लीजिए पत्नी का जरूरत 12,000 रुपये का है, पति का इनकम जो है 4,000 रुपये का है। तो इसलिए रीजनेबल टर्म लगाया गया कि दोनों पक्षों की बातों को सुन करके, दोनों की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके, और यह तय किया जाएगा कि जो है पत्नी का जो है कितना डिमांड है, पति का कितना इनकम है, और दोनों को ही ध्यान में रख करके न्यायालय तय करेगा कि जो है अभी इसको इतनी धनराशि देनी है। और एक बात और है कि अगर मान लीजिए कि आज कोर्ट ने तय कर दिया, मान लीजिए कोई केस फाइल हुआ, तो निर्णय तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन यह व्यवस्था है कि 1 महीना के अंदर जो है एक इंटरिम ऑर्डर होगा। अच्छा। मतलब केस फाइनल होता रहेगा, लेकिन एक तात्कालिक जो है कोर्ट ऑर्डर कर सकता है दोनों पक्षों को सुन करके कि कम से कम इनको इतना हर मंथ दिया जाए खर्चा जो है। तो इसलिए अमाउंट तय नहीं है, अमाउंट जैसे इंटरिम तय हो जाएगा, फिर फाइनल ऑर्डर हो सकता है। बाद में परिस्थितियां अगर बदलती हैं तो वह कम अधिक भी किया जा सकता है, या डिपेंड करता है कि इनकम कितना है और खर्च कितना है। बिल्कुल। सर आपने इससे पहले एक बार अभी बात की थी कि पत्नी अगर कमा रही है तो वो उसका हक नहीं है पति से फिर लेने का मेंटेनेंस, लेकिन अगर पत्नी जो है बच्चों को अपने साथ रख रही है आफ्टर डिवोर्स या वैसे अलग होने पे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, तब बच्चों को तो पति देगा ना, अपने बच्चों को तो उनका फादर मेंटेनेंस देगा ना? नहीं, मैं तो ये बताया शुरू में ही कि किनको किनको अधिकार है लेने जी। का। एक तो पत्नी को लेने का जी। अधिकार है,
दूसरा बच्चों का है। जी। बच्चों में जो है दो व्यवस्था है कि एक तो जो है बच्चा वो माइनर हो, 18 साल से कम का हो, ओके। तो उसको अधिकार है कि अपने वो पिता से तब लेगा तक उसे अधिकार रहेगा। अधिकार है। कभी कभी ये भी होता है कि बच्चा 18 साल से ऊपर का हो गया है लेकिन वो सक्षम नहीं है, अच्छा। सक्षम नहीं है, तो उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? तो उसको जीवन भर वो मेंटेनेंस लेने का उसका अधिकार है और वह जो है अपने पिता से वो लेगा जो है। एक चीज ये हो गया। अच्छा। दूसरा कि अगर मान लीजिए कि बच्चा माइनर है, अपने माँ के साथ रह रहा है, तो उस स्थिति में जो है ये तो अब कोर्ट तय करेगा कि बच्चे का क्या डिमांड है, माँ का क्या इनकम है कि नहीं है, ये सब चीज़ों को, बच्चे की फीस कितनी है, उसके दूध की क्या व्यवस्था है, दवा कितनी चाहिए, ये सब चीज़ों को डिमांड किया जाता है, उसका असेसमेंट होता है और उसके आधार पे पति की या कह लीजिए पिता की, बच्चे की पिता की, उसकी भी बात को सुनी जाती है। वो अपना दिखाएगा कि हम कितना सक्षम हैं कि नहीं है, तो उस आधार पे होता है। तो तभी वो टर्म लिखी गई है रीजनेबल लिखा गया है। और एक चीज और मैं बता दूं कि एक और व्यवस्था है कि कब डिमांड किया जाएगा। एक कंडीशन होता है कि पिता पुत्र के लिए, बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए, पुत्र पेरेंट के लिए, माता पिता के लिए। तो यह तब डिमांड किया जाता है जब वह मना कर दे कि हम नहीं देंगे, या वो एक तरीके से निगलेक्ट करे। ओके। दो कंडीशन है, रिफ्यूज करे या निगलेक्ट करे। मान लीजिए कि जो है पत्नी कहती है कि हमको इतना खर्चा है, बच्चा कहता है हमको फीस इतने की चाहिए और वो निगलेक्ट कर रहा है या कह रहा है कि हम नहीं देंगे। ये दो कंडीशन है, इस आधार पर ही जो है मैटर जाता है कोर्ट में। सर एक और सवाल है कि अगर पत्नी या फिर जो माता पिता है किसी दूर दराज गांव में रहते हैं और जो बच्चे हैं शहर में रहते हैं, तो भी क्या उन बुजुर्गों को कानूनी मदद मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। यह जो है, जैसे मान लीजिए कोई गाँव में रह रहा है जी, तो गांव में जो रहे, तो गांव का जो गांव पे जो जिस न्यायालय का क्षेत्राधिकार है जी, और भले जो है पुत्र दूसरे किसी स्टेट में रह रहा है या दूसरे शहर में रह रहा है, तो वो माता पिता जो है वो अपने नज़दीकी जो न्यायालय है जहाँ वो रहते हैं, उसका न्यायालयों का क्षेत्राधिकार बटा रहता है, तो अपने जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ के न्यायालय में जो है वो स्वयं जा सकते हैं। जाने में सक्षम नहीं है तो उसके लिए कानून में व्यवस्था है कि वो मदद भी ले सकते हैं। लीगल सर्विस अथॉरिटी उसकी व्यवस्था कर रखी है कि जो है एडवोकेट भी मिल सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट भी जो है, और उनके तरफ से जो है वो उनकी पैरवी कर सकते हैं न्यायालय में जो है। जी। तो इसी पर एक सवाल और उठता है कि अगर पति NRI है, विदेश में रहता है, तो उस पति पर किस तरह से मेंटेनेंस लॉ लागू किया जाएगा? आजकल ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है मैडम। जैसे मान लीजिए कि पत्नी जो है किसी अदर कंट्री, इंडिया में है, पति जो है दूसरे कंट्री में है, वहाँ NRI हो गया है, तो इसमें भी अब व्यवस्था की गई है कि मान लीजिए कि पति क्या कर सकता है, वो तो रिफ्यूज करता हो या निगलेक्ट करता हो पत्नी को पैसा भेजने में या उसका मेंटेनेंस करने में। पत्नी गांव में रह रही है, अपना खर्चा नहीं निकाल पा रही है, तो ही वो क्लेम करेगी। और जो BNSS जो बना है नया कानून अपना जो है, उसमें ये व्यवस्था है, पुराने वाली में जो है व्यवस्था भी थी कि उसके लिए एक व्यवस्था की गई है कि भारत सरकार जो है जो जिस कंट्री में लोग रहते हैं उनके साथ एक जो है एग्रीमेंट होता है, एक अरेंजमेंट होता है। हर एक कंट्री के साथ अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जो है वो अरेंजमेंट होता है, टॉक्स होता है, और उसमें ये सारी व्यवस्था लिखी रहती है कि लीगल प्रोसेस को कैसे कंप्लायंस कराना है। तो उस व्यवस्था के अनुसार जो है, जो हमारे यहाँ का न्यायालय है वही व्यवस्था को फॉलो करके और उस जो है संबंध को सर्विस कराएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई दूसरी कंट्री में रह रहा है, तो वहाँ से व्यवस्था है तो उस व्यवस्था के अनुसार न्यायालय भेज देगा और उसको सर्विस हो जाएगा। अगर नहीं है तो एम्बेसी के माध्यम से जाता है। बिल्कुल। तो देखा आपने कि अगर रिश्तों में अगर कोई पीछे हटे तो कानून वो सहारा बनता है जो हर किसी को उसका हक दिलाता है। जी हाँ, और हमारे कानून की यही तो खूबसूरती है, ये सिर्फ सज़ा नहीं देता बल्कि सुरक्षा भी देता है। तो आज लॉ फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स पर जानकारी साझा हमारे साथ कर रहे थे डॉक्टर कृष्णकांत द्विवेदी जी। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया DD मॉर्निंग शो में आने के लिए और इस टॉपिक पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।